यासीन मलिक, जिसने 14 साल की उम्र में आतंक का रास्ता चुन लिया, जिसके सिर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का आरोप है, जिसके ऊपर टेरर फंडिंग और पत्थरबाजों की मदद जैसे संगीन आरोप लगे, जिसकी पूरी जिंदगी कश्मीर में अलगाववाद के सूत्र पर नफरत फैलाने में बीत गई और जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा, वो यासीन मलिक अब गिड़गिड़ाने लगा है, दुहाई दे रहा कि वो गांधीवादी हो गया है। प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष रहा यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में है, टेरर फंडिंग केस में सजा काट रहा। सबसे पहले देखिए उसका वो एफिडेविट जो उसने यूएपीए ट्रिब्यूनल में दाखिल किया है। यासीन के हलफनामे के मुताबिक 1900 संयुक्त स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना का लक्ष्य पाने के मकसद से JKLF-Y के जरिए सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी थी। मैंने हथियार छोड़ दिए, मैं अब गांधीवादी हूं। यासीन मलिक गिड़गिड़ाया, गांधीवादी बनने की दुहाई दी तो बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की कामयाबी बताते हुए दो टूक कह दिया कि आतंक के रास्ते पर चलने वालों को समझ आ चुका है कि मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी पर काम कर रही है। मोदी जी की सरकार से पहले तो भारत के वीर सैनिक एवं कश्मीरी पंडितों की हत्या करने पर अपने आप को गौरवंत महसूस करने वाले, उस पर डींगे मारने वाले, इंटरव्यू में गर्व से कहने वाले, आज उन्हें समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर काम करने वाली सरकार है, कानून पर चलने वाली सरकार है। एक समय था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें इन हत्यारों को महामंडित करती थी, इनसे आंतरिक सुरक्षा की, शांति की भिक्षा मांगी जाती थी, प्राइवेट प्लेन, चार्टर्ड प्लेन भेजे जाते थे, रेड कारपेट बिछाया जाता था और देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटो शूट करा के पूरे विश्व में भेजा जाता था। आज यासीन मलिक जैसा आतंकवादी समर्थक गिड़गिड़ा रहा है। वो गिड़गिड़ा इसीलिए रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में उस पर यूएपीए की धारा के तहत कार्रवाई हो रही है। वो गांधीवादी होने का ढोंग कर रहा है। इस ढोंग को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर सकती है, परंतु जिस आतंकवादी समर्थक सेपरेटिस्ट ने वाई जवानों को मारने के पीछे षड्यंत्र किया, जिसने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उसको बैक किया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कठोरतम सजा होनी चाहिए। 370 के बाद कश्मीर कितना बदल गया, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि बदले कश्मीर में यासीन मलिक अब खुद के गांधीवादी होने की मुनादी कर रहा है। यासीन 1980 के दशक में आतंक के रास्ते पर निकल गया था। आतंक की ट्रेनिंग के लिए पीओके गया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर बना, अशफाक वानी, हामिद शेख, जावेद अहमद मीर के साथ हाजी नाम से गुट बनाया, मुफ्ती मोहम्मद सी रूबिया सईद के अपहरण में शामिल था, भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या में भी शामिल था, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में भी यासीन का नाम जुड़ा। JKLF के लोगों ने बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को मारा था। सोचिए, इतनी गंभीर चार्जशीट लिए कोई शख्स गांधी के रास्ते पर चलने की दुहाई दे तो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? लेकिन 370 हटने और मोदी सरकार की सख्ती का असर कहिए कि जेल में बंद यासीन मलिक घुटनों के बल है। उसे समझ आने लगा है कि भारत से विद्रोह करके वो आजाद नहीं रह सकता। हालांकि घाटी में अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो यासीन मलिक के नाम पर भावनाएं भड़काकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं नेताओं में से एक है वकार भट्टी। कश्मीर का फैसला वाले वो वोट मांग रहे कि हमें वोट दो। मैंने अभी शुरुआत की थी, मैं आप सबसे कहूंगा अगर आपके दिल में मोहब्बत हो तो बोलना जस्टिस फॉर यासीन मलिक, जस्टिस फॉर आसियान रबी। अगर हवाला मनी में इंजीनियरशिप करा सकता है तो हवाला मनी में उम्र कैद यासीन मलिक क्यों पैदा है, इसके ऊपर बात करना। अगर अगर हवाला मनी में इंजीनियरशिप घर में आ सकता है तो बहन आसियान रबी हवाला मनी में जेल में क्यों है? वकार भट्टी से पहले फरवरी 2019 में फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि दिल्ली के सामने झुकने की बजाय मौत को चुनने के लिए यासीन मलिक को सैल्यूट। अप्रैल 2019 में महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक की रिहाई की मांग कर चुकी हैं।
ये वही अब्दुल्ला मुफ्ती हैं जो प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से बैन हटाने की पैरवी कर चुके हैं। तो सवाल उठता है कि जेकेएलएफ से जमात तक इन्हें प्रतिबंधित संगठनों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अलगाववादी संगठनों और नेताओं की हिमायत करते अब्दुल्ला मुफ्ती संदेश क्या देना चाह रहे हैं? वैसे आज फारूक अब्दुल्ला का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद जता दी। बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है, उसकी जो है उसमें वज़ीर आज़म जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो हैं इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहाँ शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से ख़त्म करें। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे। कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होनी है। भारत ने कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन के मंच से साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की आतंक वाली नीति नहीं होगी, उसे इसका नतीजा भुगतना होगा। A dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. तो सवाल तो उठता है कि आतंक बरसाने वाले पाकिस्तान से दोस्ती के लिए क्यों मचल रहे फारूक अब्दुल्ला? वो पाकिस्तान जिसने यासीन की पत्नी को अपने पीएम का सलाहकार बना दिया, वो यासीन जिसने पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में आतंक की फसल बोई, उस यासीन की इतनी पैरवी क्यों? यह अलग बात है कि मोदी सरकार के सामने वो झुका है।